नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसने देश भर में लाखों शिक्षकों और कह सकते हैं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों के धड़कनें बढ़ाए रखे हैं। ये मुद्दा है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की अनिवार्यता का। हाँ, खास तौर पर उन शिक्षकों के लिए जो कई सालों से बल्कि दशकों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। इस चर्चा के लिए हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से 2 राज्यों से आ रही है, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, ऐसी खबरें हैं। हाँ, सुना है मैंने भी। और वहीं तमिलनाडु सरकार ने इस मसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अच्छा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें समझें और जाने कि इस पूरी स्थिति का अनुभवी शिक्षकों के भविष्य और हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए आखिर मतलब क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति मतलब काफी जटिल है। देखिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि भाई सभी कार्यरत शिक्षकों को भी टेट पास करना होगा। हाँ। और दूसरी तरफ लाखों अनुभवी शिक्षक हैं और कई राज्य सरकारें भी हैं जो इसके व्यावहारिक परिणामों को लेकर काफी चिंतित हैं। और इस पूरे मामले की जड़ें, जैसा आपने कहा, वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 में है। हाँ। जिसके तहत वो टेट को एक न्यूनतम योग्यता के तौर पर लाया गया था, गुणवत्ता के लिए। सही। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ये नियम उन पर भी लागू होना चाहिए जो इस कानून के आने से मतलब बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। यही तो बड़ा सवाल है। चलिए स्थिति को थोड़ा और खोलते हैं, उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, जरूर। खबरों के मुताबिक गोरखपुर के एक शिक्षक हैं अमरेंद्र प्रताप शाह और उनके कुछ साथी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। उनकी सबसे बड़ी चिंता सुप्रीम कोर्ट का वही आदेश है जो कहता है कि सभी शिक्षकों को, चाहे उनका अनुभव कितना भी क्यों ना हो, अगले 2 साल के अंदर टेट पास करना ही होगा। 2 साल, ये तो बहुत कम समय है। हाँ, और इसका सीधा असर उन हजारों शिक्षकों पर पड़ रहा है जो आरटीई लागू होने से पहले, यानी मोटे तौर पर कह लें 2010-11 से पहले नियुक्त हुए थे। बिल्कुल। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कोई शिक्षक 15, 20 या शायद 25 साल तक पढ़ा चुका हो और अब अचानक उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ये उनके लिए कितनी बड़ी उथल पुथल होगी। बहुत बड़ी। और देखिए, शिक्षकों का पक्ष भी काफी वजनदार लगता है। उनका साफ कहना है कि भाई इतने लंबे सेवा काल के बाद जब वो अपने करियर के शायद मिडिल में हैं या आखिरी दौर में हैं, तब आप योग्यता के मापदंड बदल रहे हैं। ये न सिर्फ उनके साथ अन्याय है, बल्कि ये उनमें भारी अनिश्चितता और असुरक्षा भी पैदा कर रहा है। सही बात है। सोचिए जरा। हाँ, मतलब इतने सालों के अनुभव के बाद ये सवाल उठना कि क्या वो पढ़ाने के योग्य हैं, ये थोड़ा अजीब है। बिल्कुल। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने मुख्य रूप से 2 बातें रखी हैं, जहां तक मुझे समझ आया। क्या? पहली तो ये कि जो शिक्षक सालों से पढ़ा रहे हैं उन्हें इस टेट की अनिवार्यता से छूट दी जाए। अच्छा। और दूसरी, उनकी नौकरी और सेवा शर्तों को सुरक्षित रखा जाए, मतलब इस नए नियम की वजह से उन्हें कोई नुकसान ना हो। ये तो वाजिब मांगे लगती हैं। हाँ, और इसमें उन्होंने एक कानूनी नुक्ते का भी जिक्र किया है। अच्छा, क्या? उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 2017 में आरटीई अधिनियम की धारा 23(2) में किए गए एक संशोधन का हवाला दिया। धारा 23(2) ये क्या है? देखिए, ये समझना जरूरी है। ये धारा मूल रूप से केंद्र सरकार को ये अधिकार देती है कि वो विशेष परिस्थितियों में राज्यों को शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताओं के नियमों में छूट देने की अनुमति दे सके या फिर अतिरिक्त समय दे सके। अच्छा, मतलब कानून में ही गुंजाइश है। हाँ, शिक्षकों का तर्क यही है कि ये प्रावधान दिखाता है कि कानून में भी लचीलेपन की गुंजाइश है और उनकी स्थिति जो है इतने सालों की सर्विस वाली, ये एक विशेष परिस्थिति है जहां राज्य सरकार को हस्तक्षेप करके राहत देनी चाहिए। तो इस मुलाकात पर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख रहा? क्या मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा, कोई आश्वासन? खबरों के अनुसार तो मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और उनके हितों की रक्षा के लिए जो भी संभव होगा वो जरूर करेगी। आश्वासन तो मिला है। सिर्फ भरोसे की बात नहीं है, लगता है कुछ ठोस कदम भी उठाया गया है। अच्छा, क्या? पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में केंद्र सरकार को, खासकर शिक्षा मंत्रालय को, एक पुनर्विचार याचिका मतलब रिव्यू पिटीशन भेजी है। ओह, रिव्यू पिटीशन केंद्र को? हाँ,
आमतौर पर ऐसी याचिका तब भेजी जाती है जब सरकार किसी पहले लिए गए निर्णय या नीति पर दोबारा विचार करने का अनुरोध करती है, शायद नए तर्कों या परिस्थितियों के आधार पर। सही। तो यूपी सरकार केंद्र से इस टेट अनिवार्यता वाले नियम पर फिर से सोचने को कह रही है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, और ये भी सुनने में आया है कि इस बैठक के बाद शिक्षकों में थोड़ी उम्मीद जगी है। उन्हें लग रहा है कि शायद सरकार उनकी स्थिति की गंभीरता को समझेगी। कुछ लोग तो इसकी तुलना पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाली की मांग से भी कर रहे हैं। अच्छा, ओपीएस से? कैसे? मतलब जैसे वो एक बड़ा मुद्दा था कर्मचारियों का, और कई राज्य सरकारों ने दबाव में या मांगों को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाल की। हाँ, कई राज्यों ने किया। तो शायद शिक्षकों को लग रहा है कि जैसे ओपीएस पर सरकार ने कर्मचारियों की सुनी, वैसे ही इस टेट मामले में भी उनकी सुनवाई हो सकती है। एक उम्मीद है। उम्मीद तो है। चलिए देखते हैं क्या होता है यूपी में। ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात, जहां समाधान, जैसा आपने कहा, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर ढूंढा जा रहा है। हाँ। अब अगर हम दक्षिण की ओर देखें तो तमिलनाडु का नजरिया और रणनीति इससे काफी अलग है। कैसे? तमिलनाडु सरकार ने प्रशासनिक रास्ते के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कानूनी स्पष्टीकरण मांगा है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? अच्छा। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के एक हिस्से को या तो चुनौती दे रहे हैं या उस पर स्पष्टता मांग रहे हैं। कौन से हिस्से को? जिसमें कहा गया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में 5 साल से ज्यादा का समय बचा है, उन्हें 2 साल के भीतर टीईटी पास करना होगा। अच्छा, वो वाली शर्त। हाँ, ये निर्देश ऐसा लग रहा था कि सब पर लागू होता है, चाहे वो 2010 के बाद नियुक्त हुए हों या पहले। तमिलनाडु सरकार इसी बिंदु पर कानूनी आपत्ति जता रही है। तो उनका मुख्य तर्क क्या है? कानूनी आधार क्या है? यहाँ उनका मुख्य तर्क पूरी तरह से कानून की व्याख्या पर आधारित है। उनका कहना है कि आरटीई अधिनियम की धारा 23(1), जो कि वो प्रावधान है जो शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं तय करता है, जिसमें टीईटी भी शामिल है, ये सिर्फ भविष्य की नियुक्तियों पर लागू होनी चाहिए। अच्छा, यानी उन शिक्षकों पर जो 1 अप्रैल 2010 जब आरटीई अधिनियम प्रभावी हुआ के बाद नियुक्त हुए हैं। तो जो पहले से पढ़ा रहे हैं उन पे नहीं? उनके हिसाब से नहीं। तमिलनाडु सरकार का स्टैंड है कि जो शिक्षक 2010 से पहले नियुक्त हुए थे, वो उस समय के भर्ती नियमों के अनुसार पूरी तरह योग्य थे। सही। उन पर बाद में बने कानून की शर्तों को थोपना, जिसे पूर्वव्यापी प्रभाव कहते हैं ना, हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, वो देना कानूनी तौर पर सही नहीं है। ये स्थापित कानूनी सिद्धांत के खिलाफ है कि कानून आमतौर पर आगे की तारीख से लागू होते हैं, पीछे की तारीख से नहीं, खासकर जब इससे किसी के अधिकार प्रभावित हो रहे हों। ये तो बहुत अहम कानूनी नुक्ता है। तमिलनाडु में ये मुद्दा कितना व्यापक है? क्या वहाँ भी बहुत सारे शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं? आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। कितने? तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में खुद ये बताया है कि राज्य में लगभग 3,90,000, मतलब 3.25 लाख के करीब सरकारी शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टेट पास नहीं किया है। 3.25 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी संख्या है, और ये दिखाती है कि ये मुद्दा कुछ 100 या 1000 शिक्षकों का नहीं है, बल्कि ये तो राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी का सवाल बन गया है। बिल्कुल। सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन सभी 3.25 लाख शिक्षकों पर बिना किसी छूट के लागू कर दिया जाता है, तो इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। क्या हो सकता है? पहली बात तो ये कि इतने सारे अनुभवी शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, वो तो है ही। दूसरी, अगर इतने शिक्षक एकाएक सिस्टम से बाहर होते हैं तो लाखों बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? हाँ, ये भी बड़ा सवाल है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जहां पहले से ही शिक्षक मिलना मुश्किल होता है। ये तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। सही बात है, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तो इसी संभावित संकट को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ ठोस मांगे की हैं। क्या मांगे हैं? सबसे पहली और अहम मांग तो यही है कि कोर्ट ये साफ करे कि टेट पास करने की जो समय सीमा तय की गई है, वो सिर्फ 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू होती है। मतलब पुराने वालों को इससे बाहर रखा जाए। हाँ, लेकिन इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने एक, क्या कहें, रचनात्मक रास्ता भी सुझाया है। अच्छा, क्या? उन्होंने कहा है कि अगर पुराने अनुभवी शिक्षकों को टेट से छूट नहीं भी दी जा सकती, तो उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्थाएं जैसे? हाँ, ये एक दिलचस्प सुझाव है। उनके प्रस्तावों में शामिल हैं जैसे लक्षित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अच्छा। जो उनके मौजूदा ज्ञान और कौशल को नई पैरागोजी और विषय वस्तु के साथ अपडेट करे। या फिर कोई विशेष डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, या फिर कोई ब्रिज प्रोग्राम
जो उन्हें वर्तमान शैक्षिक जरूरतों और मानकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करे। ये तो काफी प्रैक्टिकल सुझाव लगते हैं। हाँ, इस वैकल्पिक रास्ते का मकसद साफ है। एक तरफ तो इन अनुभवी शिक्षकों की नौकरी बचाना और उनकी दशकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाते रहना, और दूसरी तरफ राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को भी बनाए रखना या सुधारना, वो भी बिना किसी बड़े झटके या अस्थिरता के। ये एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है। तो अब अगर हम इन दोनों राज्यों की स्थितियों को एक साथ देखें, उत्तर प्रदेश जहां मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही है और केंद्र से राहत की उम्मीद है, हाँ, और तमिलनाडु जो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी व्याख्या और वैकल्पिक समाधान मांग रहा है, तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या समझे हम इससे? जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि एक ही केंद्रीय मुद्दे यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुभवी शिक्षकों पर असर, इससे निपटने के लिए दो राज्यों ने कितनी अलग-अलग रणनीतियां अपनाई हैं। हाँ, ये तो है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक चैनलों पर ज्यादा निर्भर दिख रहा है। केंद्र सरकार से नीतिगत छूट की आस लगाए हुए हैं। वहीं तमिलनाडु ने पूरी तरह से कानूनी रास्ता अख्तियार किया है। वो अधिनियम की व्याख्या और वैकल्पिक योग्यता निर्धारण के तरीकों पर जोर दे रहा है। सही। ये दिखाता है कि कैसे हमारी संघीय व्यवस्था में राज्य अपनी अपनी परिस्थितियों और शायद अपने राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से भी राष्ट्रीय निर्देशों पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये तो है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें, हाँ, तो ये स्थिति भारत में शिक्षा नीति के निर्माण और उसके जमीनी कार्यान्वयन से जुड़े कई बुनियादी सवाल खड़े करती है। जैसे कि पहला सवाल तो यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए मानकों जैसे कि टेट, हाँ, और राज्यों की जमीनी हकीकतों जैसे कि लाखों की संख्या में बिना टेट वाले अनुभवी शिक्षक, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए? क्या एक देश एक मानक का सिद्धांत शिक्षा जैसे जटिल क्षेत्र में हमेशा व्यवहारिक होता है? सोचने वाली बात है। दूसरा, ये पूरी बहस इस बात पर भी रोशनी डालती है कि हम शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को कैसे देखते हैं। क्या कुछ सालों में एक परीक्षा पास कर लेना ही गुणवत्ता का एकमात्र पैमाना है, या फिर शिक्षकों के पूरे करियर के दौरान उनके निरंतर विकास, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए ज्यादा लचीले और संदर्भ आधारित तरीकों की जरूरत है? बिल्कुल। खासकर उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने अपना जीवन इस पेशे को दिया है, क्या उनके अनुभव का कोई मोल नहीं? ये सवाल भी उठता है। सही। और एक व्यावहारिक पहलू भी है। सोचिए, अगर लाखों शिक्षकों को एक साथ टेट परीक्षा देनी पड़े, हाँ, तो इसकी लॉजिस्टिक्स क्या होगी? क्या हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने, उसका मूल्यांकन करने और फिर शायद जो असफल हों उनके लिए उपचारात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की क्षमता है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ये तो है। इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता का भी सवाल है। तो कुल मिलाकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। टेट की अनिवार्यता का मामला अभी एक तरह से हवा में लटका हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के जवाब का इंतजार कर रही है। हाँ। वहीं तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह देख रहे हैं। सही। और लाखों शिक्षकों का भविष्य और कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता भी इन्हीं फैसलों पर टिकी है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, जो सिर्फ टेट की छूट या समय सीमा बढ़ाने के तात्कालिक मुद्दे से कहीं आगे जाता है। क्या सवाल है वो? लंबी सेवा अवधि और मौजूदा कानूनी ढांचों जैसी वास्तविकताओं को कैसे ध्यान में रख सकते हैं? मतलब भविष्य की नीतियां बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और क्या ये इस बात का संकेत है कि हमें शिक्षकों की योग्यता का आकलन करने और उनके निरंतर व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए शायद ज्यादा परिष्कृत, व्यावहारिक और अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है? खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने दशकों तक कक्षाओं में पढ़ाया और जिनके पास अनुभव का भंडार है। सही। क्या एक वन साइज फिट्स ऑल मानकीकृत परीक्षा, खास तौर पर जब उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाए, क्या वो वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का सबसे न्यायसंगत और प्रभावी तरीका है? बड़ा सवाल है। या फिर हमें अनुभव, प्रदर्शन और निरंतर सीखने की क्षमता को आंकने के बेहतर तरीके खोजने होंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर मुझे लगता है आगे भी विचार विमर्श जारी रहना चाहिए। ये मामला असल में ना संविधान के तहत मिले दो अधिकारों के बीच एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तो आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का हक देता है, और दूसरा बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार जो RTE एक्ट मतलब शिक्षा के अधिकार कानून से आता है। देखते हैं ये सोर्सेस क्या बताते हैं इस बारे में। हाँ, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टेट ये आखिर है क्या, मतलब क्यों लाया गया इसे। स्रोत बताते हैं कि क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए ये एक जरूरी क्वालिफिकेशन टेस्ट है। हाँ, और ये लाया गया था 2009 के RTE एक्ट के तहत।
मकसद क्या था? मकसद था ये पक्का करना कि बच्चों को मतलब पूरे देश में क्वालिफाइड टीचर्स मिलें ताकि एजुकेशन की क्वालिटी बनी रहे। इसे आरटी एक्ट का एक अहम हिस्सा माना जाता है। तो मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने का एक नेशनल लेवल का एफर्ट है। क्वालिफाइड टीचर्स तो वहाँ जरूरी हैं ही, लेकिन फिर ये माइनॉरिटी स्कूलों वाला पेज कहाँ से आया? एक सोर्स कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर के एक फैसले में टेट को जरूरी तो माना, लेकिन माइनॉरिटी स्कूलों को फिलहाल इससे छूट दे दी। ये थोड़ा अजीब नहीं? कि कोर्ट ने खुद ही इस मामले को एक बड़ी बेंच को भेज दिया। हुआ ये कि 2 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले पर, जो 5 जजों की बेंच का था, उस पर कुछ सवाल उठाए। वो केस था प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वाला, शायद 2014 का। अच्छा, प्रमति, हाँ ये नाम सुना है। क्या था उस फैसले में जिसका इतना असर पड़ रहा है? प्रमति केस में 5 जजों ने ये कहा था कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे उन्हें सरकार से मदद मिलती हो या नहीं, वो आरटीई एक्ट 2009 के दायरे से बाहर रहेंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आरटीई एक्ट की जो भी शर्तें हैं, जैसे टीचर्स के लिए टेट की जरूरत, वो इन स्कूलों पर लागू नहीं होंगी। ओहो, तो प्रमति ने तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया था माइनॉरिटी स्कूलों को आरटी से। हाँ बिल्कुल, और उनका आधार था आर्टिकल 30, जो माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूट चलाने का अधिकार देता है। और अब 2 जजों की बेंच को लग रहा है कि शायद प्रमति वाले फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत है, कम से कम टीएटी के मामले में। एग्जैक्टली। इन 2 जजों की बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा कि उन्हें शक है कि क्या प्रमति जजमेंट ने आरटीई एक्ट और आर्टिकल 21A, जो शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाता है, उसकी सही व्याख्या की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आर्टिकल 30 के तहत मिले आज़ादी इतनी ज़्यादा है कि वो बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन के अधिकार पर भी भारी पड़ जाए। उन्हें लगा कि प्रमति ने शायद इस पहलू पर, खासकर टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन के नेशनल स्टैंडर्ड पर, ठीक से ध्यान नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई ये मामला इतना अहम है कि इसे एक बड़ी बेंच ही तय करे। और यहीं पे एक और एंगल आता है। दूसरे सोर्स में जिक्र है खेम सिंह भाटी का। कोई पिटिशनर है? हाँ, खेम सिंह भाटी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है, मतलब वो इस मामले में अपनी बात रखना चाहते हैं। अच्छा। और उनकी अर्जी इस मामले में एक बहुत अहम तर्क सामने लाती है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि माइनॉरिटी स्कूलों को टेट से छूट देना गलत है। क्यों? क्या तर्क है उनका? उनका कहना है कि ये छूट बच्चों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। उन्हें भी क्वालिफाइड टीचर से पढ़ने का हक है। मतलब उनका कहना है कि टेट सिर्फ कोई रूल नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। पहला पॉइंट उनका यही है कि टेट जो है वो आरटीई एक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है। इसका मकसद ये है टीचर्स की मिनिमम क्वालिटी तय करना। ठीक है। दूसरा, और ये बहुत अहम है, उनका तर्क है कि अगर माइनॉरिटी स्कूलों के टीचर्स को टेट पास नहीं करना पड़ेगा तो उन स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के साथ ये नाइंसाफी होगी, भेदभाव होगा। कैसे? क्योंकि फिर क्या गारंटी है कि उन्हें उतने ही क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे जितने बाकी स्कूलों के बच्चों को मिलते हैं, है ना? ये तो सीधे सीधे आर्टिकल 21A, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, उसको कमजोर करना हुआ। वो कह रहे हैं कि स्कूल कौन चला रहा है ये बच्चों के अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। ये तो सीधा टकराव दिख रहा है। आर्टिकल 30 जो इंस्टीट्यूट चलाने का अधिकार देता है और आर्टिकल 21A जो बच्चों के अधिकार की बात करता है। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट भाटी का ये है कि वो प्रमति जजमेंट पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि 2014 के उस फैसले में कानून की सही व्याख्या नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 30 एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार देता है, ठीक है, लेकिन ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। इसे देश हित और खासकर बच्चों के मौलिक अधिकारों के साथ बैलेंस करना होगा। और चौथा पॉइंट ये कि अगर आप टीएट से छूट देते हैं तो आरटीई कानून का जो असली मकसद था कि देश के हर बच्चे को, चाहे वो कहीं भी पढ़े, बिना भेदभाव के एक जैसी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले, वो मकसद ही फेल हो जाता है। ये तो एक तरह से 2 सिस्टम बना देगा, कुछ बच्चों के लिए क्वालिटी गारंटीड, कुछ के लिए नहीं। ये तर्क तो काफी मजबूत लग रहे हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कैसे 2 संवैधानिक अधिकार आमने सामने हैं, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 21A। एकदम सही। ये एक क्लासिक संवैधानिक पहेली है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का अधिकार बहुत जरूरी है भारत की डाइवर्सिटी के लिए, उनकी पहचान, कल्चर, भाषा बचाने के लिए।
संविधान बनाने वालों ने सोच समझकर इसे डाला था। पर सवाल यह है कि इस अधिकार का दायरा कितना बड़ा है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार में ये भी आता है कि आप नेशनल लेवल पर तय मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे टीचर क्वालिफिकेशन उससे भी छूट ले लें, खासकर तब जब उसका सीधा असर बच्चों के फंडामेंटल राइट्स पर पड़ रहा हो। टीएट का मुद्दा इसी मुश्किल सवाल के बिल्कुल सेंटर में है। अच्छा, वैसे इन स्रोतों में ये तो नहीं है, पर आमतौर पर माइनॉरिटी संस्थान क्या तर्क देते हैं इस छूट के पक्ष में? मतलब उनका क्या कहना होता है? हाँ, स्रोतों में उनकी दलीलें डिटेल में नहीं हैं, पर आम तौर पर उनका तर्क आर्टिकल 30 से मिली ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता पर ही होता है। वो मानते हैं कि आरटीई एक्ट या टेट जैसे नियम उनके अंदरूनी मामलों में, खासकर टीचर चुनने की प्रक्रिया में दखलंदाजी है। उनका कहना होता है कि आर्टिकल 30 उन्हें हक देता है कि वो अपने इंस्टीट्यूट अपनी ज़रूरत, अपने मूल्यों के हिसाब से चलाएं। इसमें यह भी शामिल हो सकता है कि वो ऐसे टीचर चुने जो उनकी कम्युनिटी की भाषा, कल्चर या धार्मिक मूल्यों को समझते हों, पढ़ा सकें। और शायद टेट जैसी बाहरी परीक्षा इन खास ज़रूरतों को न जांच पाए। समझ गया। तो एक तरफ इंस्टीट्यूट की अपनी खास पहचान और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम की चिंता है, और दूसरी तरफ पूरे देश में एजुकेशन की एक मिनिमम क्वालिटी और इक्वालिटी लाने का लक्ष्य। सच में ये बहुत नाजुक बैलेंस बनाने का काम है। बिल्कुल, और यही काम अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को करना है। उन्हें देखना होगा कि क्या टेट जैसी क्वालिफिकेशन सच में आर्टिकल 30 के अधिकारों का उल्लंघन है। क्या ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा दखल है जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता, या फिर इसे आर्टिकल 21A के तहत बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन के अधिकार को पक्का करने के लिए एक ज़रूरी और वाजिब मिनिमम स्टैंडर्ड माना जाना चाहिए जो हर तरह के स्कूल पर लागू हो। कोर्ट को अक्सर ऐसे ही कॉम्पीटिंग संवैधानिक वैल्यूज के बीच एक रास्ता निकालना पड़ता है, जिसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो भी स्थिति क्या है? जैसा आपने बताया, मामला बड़ी बेंच को रेफर हो गया है, कोई अंतरिम व्यवस्था है, और आगे क्या उम्मीद करें? हाँ, तो जैसा पहले सोच में था, 1 सितंबर वाले फैसले में 2 जजों ने टेट को जरूरी तो माना, लेकिन प्रमति जजमेंट को देखते हुए माइनॉरिटी स्कूलों को फिलहाल इससे छूट दे दी और मामला बड़ी बेंच को भेज दिया। तो अभी के लिए उन पर टेट लागू नहीं है, पर यह फाइनल नहीं है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बड़ी बेंच बनाएंगे, शायद 5 या 7 जजों की। और ये सिर्फ किसी एक राज्य का नहीं, पूरे देश का मामला है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। सोर्स बताते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ एक पिटीशन का नहीं है। तमिलनाडु और कई दूसरे राज्यों से भी ऐसे ही मामले जुड़े हुए हैं, और उन सब पर एक साथ सुनवाई होगी। तो जो भी फैसला आएगा उसका असर पूरे देश के माइनॉरिटी स्कूलों और इनमें पढ़ने वाले करोड़ों बच्चों पर पड़ेगा। खेम सिंह भाटी की अर्जी भी इसी बड़े कॉन्टेक्स्ट में है। तो अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की उस बड़ी बेंच पर होंगी। उन्हें न सिर्फ प्रमति जजमेंट को रिव्यू करना होगा, बल्कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 21A के बीच एक टिकाऊ संतुलन भी बनाना होगा, कम से कम टीचर्स की क्वालिफिकेशन के मामले में तो जरूर। बिल्कुल, बड़ी बेंच को बहुत ध्यान से प्रमति के तर्क, उसके आधार और उसके असर को देखना होगा। उन्हें तय करना होगा कि क्या 2014 वाली व्याख्या आज भी सही है। क्या माइनॉरिटी संस्थानों को आरटीई और टेट जैसी शर्तों से पूरी छूट देना संविधान की भावना के हिसाब से ठीक है। उन्हें आर्टिकल 30 के अधिकारों की सीमाएं भी देखनी होंगी, और आर्टिकल 21A के तहत बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन के अधिकार को कैसे मजबूत किया जाए ये भी सोचना होगा। ये एक लैंडमार्क फैसला हो सकता है, और इसका असर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षिक तौर पर भी बहुत गहरा होगा। यकीनन, अगर कोर्ट टेट को माइनॉरिटी स्कूलों पर भी लागू कर देती है तो वहां पढ़ाने वाले सभी टीचर्स को ये पास करना होगा। इससे शायद टीचर्स की क्वालिटी में एक यूनिफॉर्मिटी आए, शिक्षा का स्तर सुधरे, और अगर छूट बनी रहती है तो ये बहस तेज हो सकती है कि क्या हम वाकई देश के सभी बच्चों को, स्कूल चाहे कोई भी हो, क्वालिटी एजुकेशन का बराबर मौका दे पा रहे हैं, और माइनॉरिटी संस्थानों की स्वायत्ता पर भी बहस चलती रहेगी। तो कुल मिलाके ये पूरा मामला माइनॉरिटी कम्युनिटीज के संवैधानिक अधिकारों और बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकारों के बीच एक नाजुक संतुलन साधने की अहम कोशिश को दिखाता है, और टेट की अनिवार्यता का सवाल इसी बड़े संवैधानिक बैलेंस के बिल्कुल बीच में आ गया है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब संविधान में दिए गए 2 अलग-अलग अधिकार, जो दोनों ही अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, वो एक दूसरे के सामने आ जाएं,
तो कोर्ट कैसे रास्ता निकालती है? ये सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं, इसमें समाज की प्राथमिकताएं और भविष्य की सोच भी झलकती है। इस केस का जो भी नतीजा हो, वो न सिर्फ माइनॉरिटी स्कूलों पर, बल्कि भारत में एजुकेशनल इक्वालिटी, क्वालिटी और संवैधानिक अधिकारों की हमारी समझ पर भी लंबा असर डालेगा। और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या किसी संस्था या समुदाय के खास संवैधानिक दर्जे और उस संस्था से जुड़े लोगों, खासकर बच्चों के यूनिवर्सल मौलिक अधिकारों के बीच हमेशा एक तालमेल बिठाना मुमकिन है? अगर हाँ तो कैसे? और अगर कभी टकराव हो ही जाए तो किन उसूलों या अधिकारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? सोचिएगा जरूर।